क्या विरोधाभास है। एमओडी की फाइल के अंदर दर्ज है 29 अप्रैल 2015 के नोट के अंदर और 5 मई 2015 के नोट के अंदर कि जो जेसीओ ओआर हैं उनको ओआरओपी के अंदर मैक्सिमम ऑफ 3 सब्सिडी के हिसाब से दिया जाएगा। और जून 2015 में एक जनरल साहब ऐसा है, जब वोटिंग बनी थी, मिनट्स जब बने थे, तो मिनट्स में जेसीओ जोआर के लिए मैक्सिमम ओआरओपी की मिनट्स की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम का वोटिंग चली, वो अप्रैल में और मई में चली। आपको सबको मालूम है अप्रैल मई 2015 में आंदोलन जो शुरू हुआ वो शुरू हुआ जून के बाद, जून 2015 के। ये कैसे इस तरह की नोटिंग अफसरों को पहुंच गई। निगोसिएशन के लिए अफसर ही जाते थे जो आंदोलन कर रहे हैं या जो अंदर है। उन्होंने ये प्रस्ताव रखा गवर्नमेंट के पास कि नहीं, आप मैक्सिमम पे हमें भी दो, जैसे आप जेसीओ जोआर को दो। उसमें एक बात उठी थी 2015 में जब हम लोगों ने मीटिंग किया था कि पहले हम जेसीओ जोआर को दे देते, ये गवर्नमेंट की तरफ से प्रस्ताव था। मेरे पास इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट लीग के एक कर्नल का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि भाई वीर बहादुर लोग कहते हैं कि जेसीओ जोआर को दे देते हैं, वो तो हमारे भी डिवीज़न पैदा करते हैं। मैंने कहा वो सही कह रहे हैं, वो जेसीओ जोआर को दे रहे हैं, उनको दे देना चाहिए, आप बाद में ले लेना, आपको फाइनेंस की ज़रूरत नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो धरने पे बैठे हैं। मैंने कहा मैं अलग से बैठूँगा। तो वो लोग जून में 5-6 जून को किए थे, हमने 7 जून को मीटिंग किया था, उनका अलग टेंट लगा था, मैं अलग। तो लेकिन जो जेसीओ जोआर थे वो हमारे साथ कम थे, अफसरों के साथ ज़्यादा थे। चाहे उनकी इसके पीछे सिक्योरिटी एजेंसी रही हो, उन्होंने सारे सिक्योरिटी एजेंसी डीजीआर से ले रखे हैं। सब ने अपने आदमी बुलाए और भीड़ बढ़ाए, अपने बीवी बच्चों पड़ोसी अड़ोसियों सबको ले आए। उनका था कि हमसे ज़्यादा भीड़ ना हो जाए, ताकि गवर्नमेंट जो है हमें एड्रेस करे, इनको एड्रेस करे। हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय ने मुझे भी बुलाया था, उनको भी बुलाया था। तो उनकी जिद ये थी कि मैक्सिमम पे जेसीओ जोआर को दे रहे हो वो हमें दो, और दोनों को एक साथ। सरकार को झुकना पड़ा। उन्होंने उनको तो उनका तो मैक्सिमम किया नहीं, हमारा मैक्सिमम से घटा के एवरेज कर। तो दोनों को एवरेज मिला और हमें बहुत ज़्यादा उसका फाइनेंशियल नुकसान हुआ, और वो फाइनेंशियल नुकसान 7th पे कमीशन तक भी चलता है। उससे पीछे मैं जाता हूँ, जब 6th पे कमीशन बना था तो गवर्नमेंट ने ये प्रपोजल रखा था, पे कमीशन ने, इनको लेटरल इंडक्शन किया जाए। लेटरल इंडक्शन की आपको डिपो से उठा के सीधे सिविल सेवाओं में पैरामिलिट्री फोर्सेस में एडजस्ट किया। जब वो कह रहे हैं कि जब आपको लेटरल इंडक्शन दे रहे हैं, 60 साल सर्विस करा रहे हैं, तो आपको जो प्रिविलेज देते थे, जो सुविधाएं देते थे, वो हम ख़त्म कर देंगे। क्या सुविधा देते थे? एक वेटेज का देते थे रैंक वाइज, और दूसरा मैक्सिमम ऑफ स्केल पे फिक्सेशन। तो उन्होंने दोनों ख़त्म कर दिए और लेटरल इंडक्शन दिया। जबकि उस समय के रक्षा मंत्री ने नोटिंग किया था कि 6th पे कमीशन का जो बेनिफिट्स है ओवर एंड एबोव 5th पे कमीशन के बेनिफिट के ऊपर, और 3 रैंक जो नीचे के 3 रैंक सेना के हैं, इनका प्रिविलेज खत्म न किया। लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को डिक्टेट करता है मिलिट्री ब्यूरोक्रेट और सिविल ब्यूरोक्रेट। उन्होंने रक्षा मंत्री की भी बात नहीं मानी और ना ही लेटरल इंडक्शन पॉलिसी अडॉप्ट किया, और हमारा जो मैक्सिमम पे फिक्सेशन था और जो वेटेज मिलता था उसको कम। तो हम मार खा रहे हैं 6th पे कमीशन से। फाइनेंशियल हमें चोट पहुंचाई जा रही है 6th पे कमीशन की। और आपने देखा होगा 6th पे कमीशन में 1 जनवरी 2006 को एक लेफ्टिनेंट कर्नल 14,004 पे थे, एक 21 साल के मेजर 14,001 साल। लेकिन उन्होंने दोनों गवर्नमेंटों, दोनों सक्सेसिव जो भी गवर्नमेंट रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, बीजेपी की रही हो, इन्होंने उसको डिटेक्ट किया, उसको घुटनों के बल पर लाया और अपना बेनिफिट अफसरों के लिए लिया। और आज ये दोनों रैंक, 21 साल का मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल है, वो 1 लाख पेंशन पे पहुंच गया है, जबकि जहां हम रुके थे हम वहीं पे वहीं। तो ये सब एनॉर्मली है, ये सब अन्याय है, अत्याचार है। इसके खिलाफ हम लोग कोर्ट में भी गए हैं और कोर्ट में भी प्लीड किए हुए हैं। हमारी समस्या क्या है कि गवर्नमेंट वहाँ भी हमें घेर रही है, आप कोर्ट में रिप्लाई नहीं कर रहे। जितने भी नोटिस इशू का क्या मतलब?
कि प्राइमे फेसिया आपका केस बनता है, प्रथम दृष्टिया केस बनता है, तब उस केस को एडमिट किया जाता है। उस एडमिशन के ऊपर गवर्नमेंट को जवाब दाखिल करना पड़ता है। वो गवर्नमेंट ने आज तक जवाब ही दाखिल नहीं किया। कैंटीन के केसेस हो, मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर तो हम लोग 1 साल घूमे हैं कोर्टों में, 1 साल चक्कर कटाया और किसी दूसरे संस्था को स्पीकिंग ऑर्डर कह दिया हमने तो उसको दे दिया। तो जज ने ये कहा था कि भाई ये मानेंगे नहीं, आप लोग चैलेंज कर दो, उस जिस संस्था को दिया उस संस्था के भी जवाब को आप चैलेंज करो। फिर हमने जवाब चैलेंज किया, कोर्ट ने उनको नोटिस इशू किया, वो भी आज तक जवाब नहीं दिया, उसका भी डेट निकल गया। कैंटीन का जवाब नहीं दिया, अभी देखिए DGR के खिलाफ है। तो हम लोग ये जो हमारे साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है इसलिए हो रहा है कि वो सोचते हैं गवर्नमेंट कि हम इनका नुकसान नहीं करा। तो हम लोग ये यहाँ पे फैसला ले रहे हैं और लिए हैं कि इसका जवाब हम लोग डिप्लोमेटिकली उनकी तरफ से देंगे। वो क्या होगा कि जो भी मिलिट्री अफसर चुनाव में खड़ा होगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, कांग्रेस से हो, बीजेपी को हो, भारत के JCO NCOR और उनके परिवार के सदस्य ये सुनिश्चित करेंगे कि वो चुनाव में हारे। दूसरा हमारा जो मुद्दा है वो ये है कि चूंकि चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, हमारी सुन नहीं थी। जब इस देश का पॉलिटिकल सिस्टम लोकतंत्र का कदर नहीं कर रहा है और सत्ता में आने वाली पार्टियां चाहे किसी भी पार्टी के हो, JCO जोआर का कदर नहीं कर रही है, तो हमें इस सिस्टम का अंग कैसे बन सकते हैं। तो इलेक्शन ने ये कहा है, कमीशन ने हमें नोटा का ऑप्शन दिया है, तो हमने दूसरा फैसला किया है कि इस बार वोट नोटा का। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। चलिए आगे बढ़ते। और एक चीज और आपके माध्यम से मैं पैरा नंबर कोड करके नोट शीट्स का बता रहा हूँ। MOD की अगर ये सुन रही हो तो वो सुन सकते हैं। पैरा 16B नोट शीट्स कितनी तारीख, 29 अप्रैल 2015 लिखा क्या गया है? टेकिंग मैक्सिमम पेंशन ड्रॉन इन द ईयर 2013 फॉर ईच रैंक and group in case of PBOR within bracket personal below officer rank on the vetted qualifying service as representative pension for PBOs of that rank and group। ये हमारे लिए प्रस्तावित था। बदल क्यों गया? एवरेज कैसे हुआ? और 5 सितंबर को के दमयंती ज्वाइंट सेक्रेटरी एक्स सर्विस एंड वेलफेयर लिखती है पैरा नंबर 4.3.2 5 सितंबर को लिखती है पेंशन विल बी रीफिक्स्ड for all pensioners retiring in the same rank and with the same length of service as average of minimum and maximum pension drawn by the retirees in the year 2030. Those drawing pension above the average will be protected. ये 5 सितंबर 2015 को लिखती है। मई और सितंबर 2015 के बीच में क्या परिस्थितियां बदली आप सबको पता है। जंतर मंतर और जंतर मंतर पे जो हमारे ऑफिसर थे उन्होंने MOD के ऊपर क्या दबाव बनाया वो भी सुन ले। पैरा 2.1 प्रोवाइडिंग मैक्सिमम ऑफ फिटमेंट टेबल्स within bracket ready reckoner showing pay fixation rank wise in the 6 CPC payments to commissioned officers as followed in the case of JCO and OR। कहने का भाव कि जिस तरह से JCO एंड OR के लिए आपने मैक्सिमम पे स्केल के बनाए हैं उसी प्रकार से कमीशन अफसर के बनाइए। और इसमें वो क्लियरली लिख रहे हैं द डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन लिखा है कि CGDA with the representative of 3 services, Department of Excellence and Welfare and MOD Finance. The working group met 5 times and delivered on the OROP. Working group considered 3 option। ये ऑप्शन है कि ये दीजिए। सरकार ने जब देखा कि इससे फाइनेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ बढ़ जाएगा, तो सरकार ने JCO और OR का पेट काट दिया। पेट
काट करके हमारी पेंशन ओआरओपी के अंदर भी एवरेज कर दी जैसी कि अफसर्स की थी। ये सरकार, हम ये कहना चाहते हैं कि ये सरकार एक कमजोर सरकार है। बीजेपी की सरकार, मौजूदा सरकार एक कमजोर सरकार है जो कि ऑफिसर ब्यूरोक्रेसी के आगे झुक गई और 97% लोगों का हक उन्होंने मार दिया। तो हम ये कहते हैं, सरकार को अल्टीमेटम देते हैं, या तो हम 97% की बात सुने, नहीं तो हम इस बार दबाएंगे नोटा सरकार। हम क्या करेंगे? नोटा। और साथ में जितने भी ऑफिसर, कोई भी कमीशन अफसर हो, चाहे वो जनरल हो तो चाहे वो कर्नल हो और चाहे कोई और हो, वो ऑफिसर अगर किसी भी पार्टी से, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे महागठबंधन हो, चाहे तीसरा मोर्चा हो, चौथा मोर्चा हो या पांचवा मोर्चा हो, कहीं से भी खड़ा होगा तो हम जेसीओआर उसके अगेंस्ट प्रचार करेंगे, उसको हराएंगे। धन्यवाद। रवीश कटारा जी, 2 शब्द जल्दी, समय का ध्यान रखें। हमने जाना है। क्वेश्चन अपना संगठन का नाम बोलते हैं। अच्छा, क्वेश्चंस कर रहे हैं? जी, मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। प्लीज। जी, वीर बहादुर जी और राजीव बैल जी, जो एक्स सर्विसेज, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसेज सोसाइटी, मेरा प्रश्न ये है कि आप सरकार को सीधा चुनौती दे रहे हैं। आपकी जो एक्स सर्विसमैन की सोसाइटी जो है, इसकी जो आपकी जो मतलब जो डिमांड है ओआरओपी और एमएसपी पे, आपका ये कहना है कि आपकी ऑफिसर आपको डिस्क्रिमिनेटेड, यानी कि आपको धोखा दिया है। तो इसमें आपकी जो रिप्रेजेंटेशन जो है, आपने सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, या आपकी रिप्रेजेंटेटिव वहाँ तक पहुँच नहीं पाया, इसकी वजह से आप इन ऑफिसरों को या आप... नहीं, हमने रिप्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया तरीके से, और कोर्ट में भी जो गए हैं, कोर्ट की नोटिस भी उनके पास पहुँची। और मैं आपकी बात समझ पाया। आपका देखिए है क्या, जेसीओआर की कोई भी रिप्रेजेंटेशन को एमओडी तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता। नहीं, आपकी तरफ से कंफ्यूजन हो रहा है, या आप ओआरओपी मांग रहे हैं या आप एमएसपी मांग रहे हैं, आप क्या मांग रहे हैं? ये दिस इज नॉट क्लियर। ओआरओपी भी मांग रहे हैं, एमएसपी भी मांग रहे हैं, और साथ में जो भी हमारे साथ सामाजिक और आर्थिक भेदभाव किया जा रहा है, चाहे सीएचएफ में हो, कैंटीन में हो, डीजीआर द्वारा किए जा रहे हो, उस सबका उन्मूलन मांग रहे हैं। और ये जापू कि जितने भी सिक्योरिटी एजेंसी हैं और जितने भी कोल्ड लोडिंग ट्रांसपोर्टेशन कंपनियां हैं, ये अफसरों द्वारा संचालित है, सिर्फ उसी को व्यापार डायरेक्टर जनरल रिसेटलमेंट देता है। उसी तरह कंपनी ऑन कंपनी पेट्रोल पंप सिर्फ और सिर्फ अफसरों को दिया जाता है। तो हम इस सबका विरोध कर रहे हैं, और हम जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें हक दिया है, राइट ऑफ इक्वालिटी, आर्टिकल 15 भी है, 16 भी है, उस सबके तहत हम न्याय मांग रहे हैं। जो जनरल शतबीर के अगुवाई में, जो जनरल शतबीर सिंह के अगुवाई में जो जंतर मंतर में आज से वो क्लेम करते हैं कि आज से 3 यानी कि 5 साल से बैठा हुआ है। और दूसरा चीज़, जो भारत की प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और जनरल वीके सिंह, आपके रिटायर्ड जनरल वीके सिंह जो आज विदेश राज्य मंत्री है, दोनों ने मिलकर आपका ओआरओपी की फुल फॉर्म पे लागू करेंगे और आपसे वोट तो ले लिए। जो हरियाणा राज्य ऐसे एक राज्य है जो भारत की सबसे ज़्यादा जो सैनिक जो सेवा में देते हैं, तो उनसे उन्होंने वोट तो ले लिए, लेकिन वोट लेने के बाद आपकी ओआरओपी, आपका कहने का मतलब कि आपके ओआरओपी जो है ये फुलफिल नहीं हुआ है, ये है आपकी कहने का मतलब? हमने तो कह दिया कि जो मैक्सिमम पे फिक्सेशन हमारा चल रहा था, नोटिंग में है, मौजूद है, वो आपने दिया नहीं, तो आपने ओआरओपी अधूरा दिया किसको? अफसरों को, जो कि क्राइटेरिया मीट नहीं करते। अगर आप लीगल जाए तो अफसरों का ओआरओपी विड्रा हो सकता है, क्योंकि ये 56 से लेकर 60 साल तक सर्विस करते हैं, इनको री एम्प्लॉयमेंट की सुविधा वहाँ है, लेकिन ये 3% पे गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा बजट खर्च किया होगा। तो हमारी है कि हमें फुल ओआरओपी दिया जाए, और फुल ओआरओपी तभी होगा जब आप मैक्सिमम पे फिक्सेशन करेंगे, जैसा आपने नोटिंग में लिखा हुआ। नहीं, तो आप उनके जो रिप्रेजेंटेटिव जो कमीशन बैठता हूँ उसमें आपकी रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं है?
ये तो सरकार से पूछिए ना। नहीं हम लोग सरकार तो- से हम नहीं, लोग तो आपका सरकार जब को आपकी freedom संगत दे रहे हैं। नहीं, जब आपकी संगठन है तो सरकार क्यों मना करेगा? सरकार आपकी ये आपकी देखो, ये जो एक्स सर्विसमैन सोसाइटी जो है ये रजिस्टर्ड है, ये कोई प्राइवेट सोसाइटी नहीं है, जी। ये अंडर रजिस्टर्ड एक्ट है। तो आपकी रिप्रेजेंटेटिव आपके ना सुनने का मतलब क्या, कैसे होता है? नहीं सुनने का मतलब है तभी तो हम लोग कोर्ट गए, और कोर्ट ने इनको जवाब दिया है, नोटिस दिया है। तो आप कोर्ट में क्यों नहीं देते जवाब? तो आप मेरी बात कर रहे हो, वॉइस की बात कर रहे हो, आप तो कोर्ट की भी नहीं सुन रहे हैं सरकार। भाई तो छोड़ दीजिए, कोर्ट ने नोटिस का क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं कोर्ट के अंदर? ये जंतर मंतर के एजुकेशन पे जो कुछ भी डिसीजन हुआ था वो एक सेपरेट था, सेपरेट है वो जो सेपरेट था वो कितने परसेंटेज है? वो मात्र 3% है जो अफसर्स हैं, और उन्हीं को बेनिफिट दिया गया। आपके अंडर पे जितने जिनको नहीं मिला है हाँ। वो कितने परसेंट? 97%। 97%। जिनके साथ न्याय नहीं किया गया, वही है जिसको मतलब इग्नोर किया गया, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन। वो 97% अगर मतलब अगर यूनाइटेड हो जाए तो ये आप लोग मतलब कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग सरकार बना भी सकते हैं और गिरा भी सकते हैं। देखिए, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, अगर हम चाह दें और ठीक से कैंपेन कर दें तो सरकार बन नहीं पाएगी। इतना मैं आपको वादा करता हूं। मैं समझ में आ गया, लेकिन ये सरकार बन नहीं पाएगा वो कि कोर्ट आपको डिसीजन देंगे, कोर्ट आपकी बात ना सुनने के बाद होंगे ना, वो अपनी डिसीजन लेंगे। कोर्ट में तो हम गए हैं, क्योंकि इन्होंने सुना नहीं तो हम लोग कोर्ट में गए। कोर्ट ने इनको नोटिस दिया, इन्होंने नोटिस का जवाब नहीं दिया। तब हम मजबूरी होकर प्रेस को बता रहे हैं, और समय भी नहीं है, समय भी नहीं है, तब मजबूरी में बता रहे हैं कि आप अगर आचार संहिता लागू होने से पहले नहीं सुना तो हम नोटा दबाएंगे और पूरे भारत में घूम घूम के प्रचार करेंगे कि सब नोटा दबाएं, क्योंकि जो भी सरकार रही हो, प्रवर्ती सरकार, ये सरकार, दोनों ने हमारे साथ भेदभाव किया। वीर बहादुर जी, आपसे मेरा आखिरी प्रश्न है कि 2019 अभी बिल्कुल सिर पर है। अभी कुछ दिनों में अभी कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है, लग जाएंगे। आपकी कोई भी सुनवाई नहीं होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। यानी कि कोर्ट के अलावा आपकी सरकार कुछ भी नहीं कर सकते हैं। 2019 में आपकी क्या रणनीति है? आपने बोला कि नोटा एक आपकी ऑप्शन है। एक मिनट जी वीर बहादुर जी, नोटा एक ऑप्शन नहीं है। नोटा तो आपकी असहमति जताना है, लेकिन आपको विदाउट एनी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कोई भी आपकी जो पार्लियामेंट जो गोल जो बिल्डिंग जो है उसके अंदर विदाउट योर रिप्रेजेंटेटिव कोई भी जो है आपकी आवाज़ को नहीं उठा गया, ये तो आप जानते ही हैं। मैं आपको बता दूं, 3 राज्यों में आपने देखा होगा SC/ST एक्ट पे क्या हुआ। जैसे नोटा दबा, सरकार को होश आ गया। तो जरूरी नहीं है कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव हो, जरूरी है कि कैसे इफेक्टिवली हम अपने वोट को या अपने लोगों को न्याय के लिए तैयार कर सकते हैं, जस्ट के लिए तैयार कर सकते हैं। SC/ST का उदाहरण है, 3 राज्यों की सरकार गिर गई, उन्होंने कोई अपने कैंडिडेट खड़े नहीं किए, लेकिन सरकार गिरवा दी। ये अभी जो हुआ अभी रिसेंटली नहीं, हम लोग उसी नीति पे काम करेंगे। नोटा आज की डेट में बहुत प्रभावी है और उसको और उसको हम लोग प्रभावी बनाएंगे खुद से। चलिए धन्यवाद। राजीव बहल जी, आपसे एक प्रश्न है। हाँ जी बोलिए। राजीव बहल जी, आपकी तरफ से तो नोटा एक ऑप्शन है, लेकिन एक हमारा तरफ से तो आपको एक सोचने का मौका, आप एक बार रिकंसिडर। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, आपकी एक सर्विसमैन की मैं अगुवाई नहीं करता हूँ, ना मैं एज मीडिया की तरफ से अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव आपकी तरफ से अगर आपने प्लान किया या हिडन पॉलिसी हो तो। ओके, मैं आपको बता दूं, हमारी अभी तक कोई भी ऐसी मंशा नहीं है डायरेक्ट इलेक्शंस के अंदर आने की, लेकिन हम एक बात क्लियर कर देना चाहते हैं कि रिप्रेजेंटेशन तो होनी चाहिए, ये सरकारों को सोचना चाहिए। और जेसी और ओआर के लिए जो कि आज बहुत पिछड़ा हुआ एक वो जेसी और ओआर के एक्सपेरिमेंट बहुत पीछे रह गए। अगर आप मेरे से वैसे पूछे तो सरकार को कम से कम 1 या 2 सीट राज्यसभा की जेसी और ओआर के लिए रिजर्व करनी चाहिए। हैंड टू माउथ है।
दूसरी बात, और जितने भी संगठन है, राजनीति के संगठनों की बात करो कि चाहे वो कांग्रेस है, बीजेपी है या और है, उनके अपने कैडर्स के अंदर अगर जेसी और ओआर के उम्मीदवार नहीं है तो ये भी उन कैडर्स को, उन राजनीतिक संगठनों को सोचने विचारने की जरूरत है। और अगर उसके बावजूद वो अफसरों को इस इलेक्शंस के अंदर टिकटें देंगे तो वो सुनिश्चित हो जाएगा कि वो अफसर चाहे किसी भी रैंक का हो वो हारेगा। पिछले 2 अप्रैल को SC/ST एक्ट पर जो है सरकार के खिलाफ जो है SC/ST के संगठन, कई संगठन जो है सामने आए थे, सरकार घुटने टेके, ये जरूर है, लेकिन आपकी संगठन की तरफ से SC/ST के लिए कोई कुछ कर रहे हैं? नहीं, हम प्योर देखिए, ऐसा है कि ये जो संगठन है, ये एक्स सर्विसमैन कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जिसके अंदर हर तबके के लोग हैं। हमारे अंदर SC/ST के भी लोग हैं, हमारे अंदर अपना ब्राह्मण भी है, हमारे अंदर राजपूत भी है, हमारे अंदर कैस्ट भी है। तो हम हर धर्म के, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। तो ये एक्चुअल में एक ऐसा संगठन है जो सेक्युलर है। हम भारतीय हैं, हमारी जाति सैनिक, हमारी जाति सैनिक है, धर्म सर्जन, और हमारी जाति JCO-OR है। और JCO-OR एक ऐसी पिछड़ी हुई जाति है, कि जिसके उत्थान के लिए इन राजनीतिक पार्टियों को सोचना पड़ेगा, और अगर नहीं सोचेंगी तो इस बार नोटा सरकार। अगर आपको कोई राजनीति पार्टी अगर आपको समर्थन के लिए तैयार है तो आप एक्सेप्ट करोगे उनको? नहीं, इस समय नहीं, नॉन पॉलिटिकल। इस समय हम नॉन पॉलिटिकल रहेंगे, इन इलेक्शंस के अंदर हम नॉन पॉलिटिकल रहेंगे, और हम देखेंगे ये जो पार्टियां हैं ये क्या करवट लेती हैं और इनको सबक सिखाएंगे। कौन सी पार्टी हमारा सपोर्ट करती है हमारे इशू के ऊपर, उसको सपोर्ट करेंगे। सबसे बड़ी बात है ये थे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का। मैं हिजम राजन आपको धन्यवाद करता हूँ। फिर देखते रहिए डेमोक्रेसी न्यूज़। थैंक यू, धन्यवाद।